प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है। आज हम मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मौर्य प्रशासन का अध्ययन करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य में अगर उसकी विस्तृत कोई जानकारी मिलती है तो उसके प्रमाणिक दो महत्वपूर्ण स्रोत, एक तो इंडिका, और इंडिका किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने। और दूसरा ग्रंथ है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? चाणक्य। और तीसरे अगर हमें मौर्य प्रशासन के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है तो अशोक के अभिलेख। इस प्रकार मौर्य प्रशासन के अंतर्गत भारत में प्रथम बार राजनीतिक एकता देखने को मिली। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत में प्रथम बार राजनीतिक एकता देखने को मिली। कब? मौर्य काल के समय या मौर्य प्रशासन के समय। सत्ता का केंद्रीकरण भी हुआ, यानी मगध अब एक शक्तिशाली भारत का केंद्र बिंदु, सत्ता का केंद्र बिंदु हो गया, और वहाँ से संपूर्ण भारत में सत्ता नियंत्रित होने लगी। इस प्रकार साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियों से पूर्व उनकी योग्यता एवं चरित्र को परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहते थे। इम्पोर्टेंट है, मौर्य प्रशासन के समय अगर सवाल बनता है तो कि मौर्य काल के दौरान उपधा परीक्षण किस प्रकार की परीक्षा थी? तो साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की जब नियुक्ति की जाती, उससे पहले उनकी योग्यता और उनके चरित्र को परखा जाता, और इसी परीक्षा को उपधा परीक्षण कहा जाता था। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का जो ढांचा है वो पहला इस प्रकार है। पहला अपन पढ़ेंगे केंद्रीय प्रशासन। तो मौर्य प्रशासन के अंतर्गत पहला हो गया केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में वापस नंबर 1 राजा। राजा शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु था। महत्वपूर्ण एवं नीति संबंधी निर्णय राजा स्वयं लेता था। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राजा में निहित होती थी। दूसरा है मंत्री परिषद। राजा को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिनकी नियुक्ति वंश व योग्यता के आधार पर राजा द्वारा की जाती थी, और अंतिम निर्णय का अधिकार किसके पास था? राजा के पास। इसी प्रकार एक आंतरिक परिषद होती थी जिसे मंत्रिण कहा जाता था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मंत्री परिषद के अंतर्गत एक आंतरिक परिषद होती थी जिसे मंत्रिण कहा जाता है। यानी आज की जो कैबिनेट है उस समय को उसको मंत्रिण कहा जा सकता है। मंत्रिण में 3 या 4 सदस्य होते थे, और महत्वपूर्ण विषयों पर राजा मंत्रियों से परामर्श करता था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण परामर्शदाता मंत्रिण ही थे। फिर है अधिकारी। तो शीर्षस्थ राज्य अधिकारी, उनकी संख्या थी 18, और इन अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था, और इनकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। वे केंद्रीय विभागों का कार्यभार देखते थे। 18 विभाग मान लो, और 18 विभागों के वो अधिकारी होते थे। उनमें मुख्यतः कोषाध्यक्ष, कर्मांतिक, समाहर्ता, पुरोहित, सेनापति प्रमुख थे। यानी कोषाध्यक्ष नंबर 1, कर्मांतिक 2, समाहर्ता 3, पुरोहित 4 और सेनापति, ये अधिकारियों में 18 अधिकारियों में ये 5 प्रमुख थे। इसके अलावा
अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्षों का उल्लेख भी मिलता है, जो क्या करते थे, राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करते रहते, आर्थिक गतिविधियों का ध्यान रखते थे। और वे कृषि, व्यापार, वाणिज्य, बाट माप, कताई बुनाई, खान, वनों आदि का नियमन और उनका नियंत्रण करने का कार्य किनका था, उन 27 अध्यक्षों का। फिर मौर्य काल के समय नगर शानदार था। उसमें देखा जाए तो कुछ समिति बनी होती थी और समितियों की संख्या थी 6 और एक समिति में 5 सदस्य होते थे। इस प्रकार 5-5 सदस्यों की कुल 6 समितियां थी और इन समितियों का अलग अलग कार्य होता था, जैसे उद्योग और शिल्प की समिति, विदेशियों के जानकारी रखने की समिति, जनगणना की समिति, वाणिज्य व्यापार की समिति, निर्मित वस्तुओं की देखभाल करने वाली समिति और बिक्री कर आदि का नियमन करना, विपणन करना और रखरखाव करना, इनका काम भी कौन करती थी, ये 6 समितियां करती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार नागरिक नगर प्रशासन का अध्यक्ष होता था। नगर प्रशासन का अध्यक्ष का नाम क्या कहलाता था, नागरिक। फिर गोप तथा स्थानिक उसके सहायतार्थ कर्मचारी थे, यानी नागरिक जो नगर प्रशासन का अध्यक्ष था उसके सहायक कर्मचारी कौन थे, गोप और स्थानिक। ठीक है। फिर मौर्य प्रशासन के समय सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। सेना की कुल 6 शाखाएं थी। उसमें पैदल नंबर 1, अश्व 2, हाथी 3, रथ 4, यातायात 5 और नौसेना 6। ये सेना के कुल 6 भाग होते थे। इसी प्रकार ये जिस प्रकार से नगर में 6 समितियां होती थी, उसी प्रकार से सेना में भी 6 भाग होते थे और 5-5 सदस्यों की समिति इनकी देख रेख करती थी। जबकि कौटिल्य अर्थशास्त्र में 6 की जगह चतुरंग बल को सेना का मुख्य अंग बताया जाता है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। याद रखना 2 चीज़ें आई है, सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी तो सेनापति था और युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। फिर मौर्य काल की गुप्त व्यवस्था। मौर्य प्रशासन के समय गुप्त व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ थी। प्रशासन तंत्र के साथ साथ गुप्तचर्या का भी विस्तृत जाल संपूर्ण साम्राज्य में बिछा हुआ था। मंत्रियों से लेकर आम जनता की गतिविधियों पर नजर रखते थे। गुप्तचरों को संस्था एवं संचार नाम से पुकारा जाता था। यानी गुप्तचरों के 2 भागों में बांट दिया जाए तो एक तो थी संस्था जो एक जगह रह करके गुप्तचरी का कार्य करती थी, दूसरी थी संचार यानी वेश बदल करके घूम के भ्रमण करके गुप्त बातों को या जनता की या मंत्रियों गतिविधियों पर नज़र रखते थे। फिर है मौर्यों की न्याय व्यवस्था। मौर्यों की न्याय व्यवस्था भी बहुत ही शानदार थी। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में भी मौर्यों की न्याय व्यवस्था के बारे में भी राजस्थान बोर्ड में कई बार सवाल पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से सुनिए। धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज शासन, यानी 1 नंबर धर्म, 2 नंबर व्यवहार, 3 नंबर चरित्र, 4 नंबर राज शासन, न्याय संहिता के प्रमुख 4 स्रोत थे। उस समय 2 प्रकार के न्यायालय होते थे। एक न्यायालय का नाम था धर्मस्थीय,
दूसरे न्यायालय का नाम था कंटक शोधक न्यायालय। धर्मी स्तरीय न्यायालय को दीवानी न्यायालय भी कहा जाता था और कंटक शोधक न्यायालय को फौजदारी न्यायालय भी कहा जाता था। न्यायपीठ पद्धति विद्यमान थी, यानी उसमें सबसे सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? राजा। फिर राजुक और व्यवहारिक आदि भी न्यायिक अधिकारी थे। उसके बाद संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय व जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। इसमें न्याय में देखें तो सर्वोच्च जो न्यायपालिका थी उसका जो मुख्यालय था वो पाटलिपुत्र में था। उसके बाद में पाटलिपुत्र के बाद संग्रहण, द्रोणमुख में, स्थानीय और जनपद, इन अलग अलग स्तरों पर अलग अलग न्यायालय होते थे। जैसे आज की न्यायालयों की व्यवस्था है वैसी लगभग मिलती जुलती न्यायालयों की व्यवस्था मौर्य काल में थी। फिर है राजस्व प्रशासन। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी, समाहर्ता कौन होता था? राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी समाहर्ता कहलाता था। फिर उस समय राजस्व प्राप्ति के, यानी मौर्य काल के समय राजस्व प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से थे? तो दुर्ग राष्ट्र, व्रज, सेतु, वन, खाने, आयात निर्यात, ये सारे राजस्व प्राप्ति के प्रमुख स्रोत होते थे। अब फिर दूसरा सवाल बन गया सन्निधाता। क्या सवाल बना? सन्निधाता। सन्निधाता कौन होता था? राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी होता था। बहुत ही इम्पोर्टेंट। राजस्व प्रशासन में दो महत्वपूर्ण सवाल जो कि राजस्थान बोर्ड में कई बार पूछे जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इन दोनों को ध्यान रखना। समाहर्ता किसे कहा जाता है? सन्निधाता किसे कहा जाता है? राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी समाहर्ता कहलाता था और राजकीय कोष का जो मुख्य अधिकारी होता था वो सन्निधाता कहलाता था। फिर है अशोक और मौर्य प्रशासन में जन उपयोगी कार्य। आपको पता ही है जन उपयोगी कार्य सबसे अधिक अशोक ने ही करवाए थे। तो जन उपयोगी कार्यों में मौर्य साम्राज्य में जन उपयोगी सेवाओं में क्या क्या निर्माण होता था? सिंचाई, सड़क, सराय, चिकित्सा, इनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। फिर और उनकी व्यवस्था जो करते थे, प्रत्येक जन कल्याणकारी कार्यों की भी निगरानी रखने के लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की थी अशोक ने। अब केंद्रीय प्रशासन के बाद में हम पढ़ेंगे प्रांतीय शासन। तो साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया गया। याद रखना दोस्तों, साम्राज्य को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पहला उत्तरापथ, दूसरा दक्षिणापथ, तीसरा अवंतीपथ, चौथा मध्य प्रांत। देखिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया? 4 प्रांतों में। और अशोक, ये मौर्य साम्राज्य 4 प्रांतों में चंद्रगुप्त मौर्य के समय था और अशोक के समय उसके 5 प्रांत हो गए। तो पहला प्रांत उत्तरापथ, दूसरा दक्षिणापथ, तीसरा अवंतीपथ या अवंती राष्ट्र, चौथा मध्य प्रांत और 5वां अशोक के समय निर्मित कलिंग। इन प्रांतों का प्रशासन किसके हाथ में था? राजकुमारों के हाथ में। प्रांतों का प्रशासन या प्रांतीय प्रशासक कौन होते थे? राजकुमार। और ये शासन संचालन किसके माध्यम से करते थे? मंत्री परिषद और अमात्यों के माध्यम से शासन का संचालन किया जाता था।
धर्म महामात्र तथा अमात्य प्रांतीय अधिकारी होते थे और इनका कार्य क्या था, जो धर्म और अन्य कार्य देखते थे। धर्म का काम यानी जनता में नैतिक उत्थान, जनता में विभिन्न वर्गों में, विभिन्न जातियों में, संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधना और जनता का नैतिक उत्थान करना, ये धर्म महामात्र और अमात्यों का काम होता था प्रांतों में। प्रांतों को मौर्य काल के समय आहार एवं विषय में बांटा गया था और उनके प्रांत आहारपति या विषयपति के अधीन होते थे। फिर है प्रांतीय शासन के बाद में जनपद व ग्रामीण। जनपद स्तर पर प्रदेश, राजुक और युक्त नाम के 3 अधिकारी होते थे दोस्तों। जनपद स्तर पर कितने अधिकारी होते थे? 3। पहला प्रदेश, दूसरा राजुक और तीसरा युक्त। और इनका काम क्या होता था? भूमि, न्याय और लेखों संबंधी दायित्व वहन करना। क्या काम था? भूमि, न्याय और लेखा संबंधी। फिर ग्रामीणीय या ग्रामीण स्तरीय अधिकारी होता था एक, उसका नाम था ग्रामिक। मौर्य काल के समय ग्रामीण स्तरीय अधिकारी को क्या कहते थे? ग्रामिक। फिर गोप एवं स्थानिक जनपद एवं गांव के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे। गोप एवं स्थानिक जनपद और गांवों के बीच मध्यस्थता का कार्य करने का काम भी गोप और ग्रामिक करते थे। इस प्रकार मौर्य कालीन प्रशासन एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी, यानी मगध से संपूर्ण अखंड भारत का शासन संचालित होता था। जनमत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं प्राय नगण्य थी। गुप्तचर सार्वजनिक व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करते थे। नौकरशाही को विस्तृत अधिकार दिए हुए थे और वो सभी अधिकार ऐसे थे जन कल्याणकारी भावना से परिपूर्ण थे। तो इस प्रकार से दोस्तों फिर है अशोक के प्रशासनिक सुधार। अशोक के प्रशासनिक सुधार। तो अशोक के प्रशासनिक सुधार में अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था को हूबहू लागू किया। यद्यपि उसने अपनी नीतियों और उद्देश्यों के क्रियान्वयन की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन और सुधार अवश्य किए, लेकिन आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया। अशोक ने प्रजा को अपनी संतान माना, यह पहले पढ़ चुके। राजा के कर्तव्य के रूप में सर्व लोकहित और पराक्रम को रखा, और जिसका उल्लेख किस में मिलता है? अशोक के 4 स्तंभ लेख में और कलिंग पृथक लेख में इनका उल्लेख मिलता है। फिर अशोक के समय राजुक, युक्त एवं प्रादेशिक आदि अधिकारियों की नियुक्ति की गई और उनका कार्य था न्याय, भूमि और लेखा संबंधी। यानी राजुक, युक्त और प्रादेशिक नामक अधिकारियों का क्या कार्य था? न्याय दिलाना, भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखना और लेखांकन करना। 13वें वर्ष में अशोक ने धम्म महापात्र नामक पद का सृजन किया। इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि अशोक ने धम्म महापात्र पद का सृजन कब किया? 13वें वर्ष में। जिनका कार्य क्या था? विभिन्न संप्रदायों में सामंजस्य करना, अकारण दंडितों के परिवार को सहायता प्रदान करना। अशोक ने ऐसी व्यवस्था की जिसमें हर समय हर जगह राजा के पास जनता के सुख दुख और समस्याओं की खबरें पहुंचती थी। इस हेतु अशोक ने प्रतिवेदकों की नियुक्ति की। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल फिर कि अशोक के पास हर समय हर जगह जनता के सुख दुख की समस्याओं की खबरें कौन पहुंचाता था? प्रतिवेदक। और उसका उल्लेख किसमें मिलता है? अशोक के 6ठे शिलालेख में। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतिवेदक की नियुक्ति। फिर न्याय व्यवस्था में एक रूपता लाने के लिए 26वें वर्ष में राजुकों को
20वें वर्ष में राजूकों को न्याय संबंधी मामलों में स्वतंत्र अधिकार प्रदान कर दिए और उसका उल्लेख मिलता है अशोक के चौथे स्तंभ लेख में। अशोक ने दंड विधान को उदार बनाया, अमानवीय यातनाओं को बंद किया, अभिषेक दिवस पर बंदियों को मुक्त किया गया। यानी अशोक का जो राज्याभिषेक था उस हर वर्ष उस समय बंदियों को मुक्त किया जाता था और इसका उल्लेख अशोक के 5वें स्तंभ लेख में मिलता है। मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्तियों को 3 दिन का समय पश्चाताप हेतु दिया जाता था, जिसका उल्लेख भी चौथे स्तंभ लेख में मिलता है। अहिंसा पर सुधारों में अशोक ने युद्ध नीति को त्यागा और धम्म नीति को अपनाया। जहाँ तक संभव हो जीव हिंसा न करने की आज्ञा दी और समाजों पर प्रतिबंध लगाया कि कोई भी प्राणी की हत्या नहीं करेगा, कोई भी जीव हत्या नहीं करेगा। अशोक ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणाओं को जन्म दिया और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही चिकित्सा, सड़कें, कुएं और वृक्षारोपण आदि कार्यों पर बल दिया। ग्रामीण विकास को उन्होंने प्राथमिकता रखा। फिर अशोक के समय कुछ अधिकारी थे, उनके थे स्त्री अध्यक्ष, जो स्त्री के संबंधी अधिकारों को रखते थे। फिर वृज भूमिक, जो पशु संरक्षण का काम करते थे। वृज भूमिक महामात्र, नगर व्यवहारिक और अंत महामात्र, यानी न्याय और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित अधिकारी थे। यानी अशोक के समय नए अधिकारी कौन कौन? स्त्री अध्यक्ष, वृज भूमिक महामात्र, नगर व्यवहारिक और अंत पात्र या मात्र। इन नियुक्तियों के माध्यम से अशोक ने प्रशासन को आम जनता से जोड़ा और धर्म का आविष्कार किया। राजा, प्रजा एवं नौकरशाही के लिए एक संविदा तैयार की जिसे अंतर संबंधों में प्रगाढ़ता आई। अशोक ने वैदेशिक नीति को समसामयिक बनाया, या पहले पढ़ चुके हम, अपनी वैदेशिक नीति को समसामयिक बनाया। इस प्रकार अशोक ने पूर्व प्रचलित मौर्य प्रशासन को और अधिक दक्ष और सक्षम बनाया। इस प्रकार से दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, मौर्य प्रशासन, मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक, उनका योगदान आज और अभिलेख, जिनमें मौर्य प्रशासन को जानने के जो स्रोत थे, अशोक का धम्म था, वो हमने अध्ययन किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे गुप्त साम्राज्य। धन्यवाद दोस्तों, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार अध्ययन करते रहिए, अपने अध्ययन से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।